जो उनका एबॉर्शन हुआ, अब उसमें यह एंगल देखना पड़ेगा कि एबॉर्शन कोई ज़बरदस्ती कराया है या वो खुद ही एबॉर्शन कराएं, क्योंकि उनके जो ससुराल पक्ष का बयान है उसमें ये कहना है कि इन्होंने एबॉर्शन खुद पिल्स लेके कर लिया, जबकि उनके मायके पक्ष का कहना है कि नहीं, इनका ज़बरदस्ती एबॉर्शन कराया गया। दूसरी बात उसमें सामने यह भी आ रही है कि एक लोग उसमें बयान दे रहे हैं जो कि विक्टिम की फैमिली से हैं कि इसे बार बार ये कहा जाता था कि ये बच्चा किसका है, यह बच्चा मेरा नहीं है। तो ये बयान कहीं ना कहीं मेंटल क्रूएल्टी की तरफ जाता है और इन सब एंगल पे इन्वेस्टिगेशन होगा। और जो एक्यूज की तरफ से लगाया जा रहा है कि दहेज का मामला नहीं, उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए जा रहे हैं। इसमें एक डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है कि कई सारी प्रॉपर्टी तीसा के नाम पे हैं, 7 लाख से ज़्यादा रुपए पिछले 5 महीनों में तीसा के अकाउंट में उनकी सास के द्वारा और उनके पति के द्वारा डाला गया है, और वो पैसे कहाँ खर्चे हुए हैं ये भी नहीं पता है। तो दोनों तरफ से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एक्यूज्ड को, विक्टिम को, दोनों को अधिकार है फेयर ट्रायल का। मुझे लगता है कि वो मिलना चाहिए। अब जब एम्स के डॉक्टर ने ऑटोप्सी कर दी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मामले में पूरी तरीके से जांच निष्पक्ष होगी। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, तो जो लोग ये सोचते हैं कि किसी से हत्या हो गया या किसी से सुसाइड हो गया या किसी से मारपीट हो गई तो सीधे उनको फांसी चढ़ा दे, ये भारत का कानून नहीं है। भारत का कानून है कि फेयर ट्रायल का ऑप्शन सभी एक्यूज को मिलेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 21 के माध्यम से कहता है कि फेयर ट्रायल इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट ऑफ द एक्यूज्ड, ये इस चीज को सबसिस्ट करता है। तो एक्यूज्ड को भी अधिकार है कि सही तरीके से उसके केस में जांच हो। और इसमें जो देखा जा रहा है कि प्रथम दृष्टया एक्यूज्ड के फैमिली वाले कि उसको फंदे से उतार कर सबसे पहले उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं या फिर जितनी भी एक्टिविटी करते हैं उनके माता पिता को इन्फॉर्म करते हैं, ये सब इन्वेस्टिगेशन का भाग है। अभी आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन होगा इस पर। लेकिन सर, जिस तरीके से अगर हम बात करें इस मामले में पुलिस की तरह से जांच में ढीलापन बढ़ता गया है और अब सीबीआई जा रही है, तो इतने समय में लगता है सबूत के साथ टेम्परिंग। मैं कुछ मामलों में विशाल जी की बातों से थोड़ा विसम्मत हूँ कि चीज़ें जैसा कह रहे हैं और जैसा बता रहे हैं कि 3 दिन का एफआईआर में ढीली है, कहीं ना कहीं इसमें जो उनकी सास है को एक्यूज्ड, जो रिटायर्ड जज हैं कुछ गिरीबाला सिंह एक्यूज नंबर 2, उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस हैं। उन्होंने चार्ज को पूरा मतलब इन्वेस्टिगेशन को वेटिएट करने की कोशिश की और 5 दिन तक अपने सीसीटीवी फुटेज को दिखा रही हैं। तब एक एक्यूज जगह एविडेंस को, क्रूशल एविडेंस डॉडी डेथ के केस में सेक्शन 80 लगा हुआ है और एज पर सेक्शन 118 भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम साफ कहता है प्रिजंप्शन ऑफ डॉडी डेथ। अगर किसी व्यक्ति की शादी के 7 साल के अंदर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ होती है तो सेक्शन 80 जो पहले की धारा 304 बी आईपीसी में था उसके अकॉर्डिंगली वो डॉडी डेथ कहा जाता है। और इसमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है। इंक्वेस्ट में जो पोस्टमार्टम हुआ, पहला पोस्टमार्टम, वो पोस्टमार्टम में भी इनके जो गिरीबाला सिंह के बहन वहाँ पे अवेलेबल थी पोस्टमार्टम हाउस में। अब सोचिए होते पोस्टमार्टम के अंदर वो अगर वो किसी का व्यक्ति इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो इसीलिए उनके जो पेरेंट्स थे दिशा शर्मा के, उन्होंने एमपी हाईकोर्ट में केस बेंच में रिट पिटीशन फाइल किया कि इसको चूंकि पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए मुझे सेकंड पोस्टमार्टम किया जाए। और दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से उन्होंने रिक्वेस्ट की और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उसको मानते हुए दिल्ली एम्स दिल्ली के उनको बुलाया गया कि आप थोड़ा आइए इसको देखिए। डॉक्टरों की टीम पूरी गई। सेकंड ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी अवेटेड है। इस मामले में मैं बता दूं कि इसमें पूरी तरीके से पुलिस के ऊपर जुडिशरी का दबाव था। वहाँ पे जुडिशरी मतलब सिर्फ एक जज, क्योंकि जिसमें अभियुक्त हैं वो जो उसमें रिटायर्ड जज हैं और वो रिटायर्ड जज ही नहीं, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम उसके सदस्य हैं, वो एक्टिव सदस्य हैं। और उसके अलावा उन्होंने प्रेशर किया और उनके जो पति हैं सार्थक सिंह वो भी इसमें फरार चल रहे थे। पूरी कोशिश की इन्होंने मैनिपुलेट करने की। जब चीज़ें नहीं हुई तो उन्होंने सरेंडर करना पड़ेगा। और माननीय उच्चतम न्यायालय के मैं बहुत बहुत मानता हूँ इसमें आभार कि उन्होंने सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर सीबीआई को ट्रांसफर किया केस को और मॉनिटर किया गया। इस केस में प्रथम दृष्टया ये डॉडी डेथ का केस है। इसमें जो सर्कमस्टेंशियल है, शारदा विधिजन का जो जजमेंट है, पंचशील सिद्धांत, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस बात को इंगित करते हैं कि यही दोनों माँ बेटे मिल करके उस दिशा से जो भी रितिका शर्मा जो भी मृतका हैं उसको डेथ कॉज किया है इन्होंने। और डॉडी के लिए सारा कुछ था। और जो पैसे की बात है, तो पैसे तो जानते हैं आप, सरकारी नौकरी में जो 2 नंबर के पैसे आते हैं या कोई इधर उधर के पैसे आते हैं तो लोग कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के मामले में ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो वो पैसा दे देना किसी डेथ को कॉज करने का आपको लाइसेंस नहीं बन जाता। मैं यहाँ पे इनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और ये प्रथम दृष्टया ये दोनों कल्प्रिट हैं और ऑनरेबल कोर्ट। और दूसरी बात, सीसीटीवी फुटेज जो कि उस पूरे केस का क्रूशियल एविडेंस था, उस फुटेज को आप पूर्ण ऑन मीडिया दिखा रहे हैं, ऑन मीडिया चैनल
पहली बात, जब भी कोई एफआईआर होती है उसके बाद सबसे पहले एक्यूज का कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो या कस्टोडियल इंट्रोगेशन होता है, उसके बाद उसको केस से दूर रहने को कहा जाता है। नहीं, एविडेंस को आप प्रिजर्व, एंटीसिपेटरी बेल भी दे दिया। एंटीसिपेटरी, यही तो मैं कह रहा हूँ, जुडिशियल बायस तो हुआ ही है इस केस में। इन जज को पूरा का पूरा फेवर दिया गया है ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा, या किस दबाव में दिया गया मुझे नहीं पता। ये डॉडी डेथ में भारत में पहली बार हुआ है कि एंटीसिपेटरी बेल पारित की गई है, और इसमें मैं मानता हूँ, और इंस्टीट्यूशनल बायस आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी नोट किया है, और इस एंटीसिपेटरी बेल इनको मिलना, और इसीलिए इस केस की गंभीरता को देखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बेल कैंसिलेशन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम हाईकोर्ट गए थे। जिला जज ने, लाजमी सी बात है, हम जज हैं, आप जज हैं, मैं किसी में फंसूँ तो आप तो रियायत कर ही देंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा होगा गरीवाला सिंह के बेल में, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल डॉडी डेथ में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब नॉर्मल आदमी कभी करके देखिए, हो ही नहीं सकता यहाँ पे, जबकि पूरा फुटेज है, और जो पहला ही ऑटोप्सी उसमें भी चोट के निशान है, और डॉडी डेथ में अगर माने सुसाइड ही करते, 1 मिनट के लिए सुसाइड किया, तो चोट के निशान में कैसे सुसाइड, तो आदमी सिंपल करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और जिस तरीके से सार्थक सिंह का जो भागना है, अगर चेन ऑफ कस्टडी देखेंगे तो वो, और सारी एविडेंस को, लॉ को देखेंगे तो प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, बहुत सारी चीज़ उनकी कल्प्रिटिविटी को है, और सेल्फ प्रज्यूम का मामला है 118 बीएनएसएस में, सॉरी बीएसए में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। ये अगर मान लीजिए डॉडी डेथ हुई है तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि आपने डॉडी डेथ कॉज किया है, और इसमें सजा जो है मिनिमम 10 ईयर है, और मैक्स एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। प्रथम दृष्टया ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा एक चीज़ और बहुत अच्छी बात कही है कि जो दोनों तरफ मीडिया ट्रायल हो रहा है उसको रोका जाए, और जो पोटेंशियल विटनेस है प्रोसिक्यूशन के और डिफेंस के, वो दोनों अवॉइड करेंगे मीडिया इंटरेक्शन, और मीडिया में कोई चीज़ देने से बचेंगे। इसमें गिरिवाला सिंह पूरा फुटेज, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप पहला मामला देख रहा हूँ जो एक्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि उनके जैसा जज जो न्यायपालिका में थी और अभी भी स्टेट कमीशन में थी, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, कितने लोगों को, कितने पीड़ित परिवारों के साथ उन्होंने अन्याय किया होगा, उनके जुडिशियल ट्रैक रिकॉर्ड को निकाला जाए, और उसमें जिस तरह से देखा जाए कि किस तरीके से वो इन्वॉल्व थी और किस तरीके से चीज़ें हुई, पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन मैनिपुलेट किया गया। अदरवाइज एमपी गवर्नमेंट को जरूरत नहीं पड़ती थी कि इसमें पूरा जो है सीबीआई को केस ट्रांसफर करने का, और सुप्रीम कोर्ट भी आज कह दिया, यानी एमपी गवर्नमेंट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट करते हुए कहा, क्योंकि ये जज हैं, वहाँ के इन्फ्लुएंसर हैं, ये विटनेस वो टेम्पर कर सकती है इन्वेस्टिगेशन को, इसलिए अब सीबीआई को किया गया, और सीबीआई के इंटरवेंशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगा, और स्टेटस रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाएगी। तो मैं मानता हूँ प्रथम दृष्टया कि दोनों डॉडी डेथ के सोल कल्प्रिट हैं, इन पे रीजनेबल वो ट्रायल चला करके इनको जल्द से जल्द, कम से कम, चूंकि आज पर लोग आजीवन कारावास ही दे सकते हैं, अदरवाइज इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। सर आज केस ट्रांसफर करने की भी बात की गई? हाँ बिल्कुल, हाँ, इसमें जब ये बात रिजर्व की गई थी तो केस ट्रांसफर, दोनों के लिए केस ट्रांसफर करने के लिए बात की गई थी। चूंकि मामला अभी एक नया एजेंसी को दे दिया गया, सीबीआई को, सीबीआई की एजेंसी से अगर विक्टिम की तरफ लोग नहीं आते, मतलब सेटिस्फाई नहीं होते, तो केस को ट्रांसफर एमपी से भी किया सकता है। ये बहुत अच्छा, एक और बहुत दुर्भाग्य की बात मैं कहूँगा, मैं अधिवक्ता होने के नाते इस बात के लिए बड़ा संसार हूँ कि भोपाल के जितने भी अधिवक्ता थे, उन्होंने एक बहुत गलत काम किया कि उसमें त्रिशा शर्मा को शुरू में कोई वकील नहीं मिल रहा था, उनके फैमिली वाले त्रिशा शर्मा को, तो ये बहुत, आप एक वकील के नाते आप एक पीड़िता के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। उस जज का इतना हिम्मत और उस जज का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो, मतलब वो कोई वकील उसके खिलाफ केस करने के लिए आफ्टर रिटायरमेंट, सोचिए, तो इस लेवल का इन्फ्लुएंस है, ऐसे ही सीबीआई को नहीं ट्रांसफर कर गया, बहुत बड़े वैलिड कंसिडरेशन है। तो मैं मानता हूं कि जिस अधिवक्ता ने भी किया वो बहुत ही घृणित और गलत काम किया। अपने आपकी प्रिजम्पशन ऑफ वो माना जाता है कि आपको क्लाइंट की कल्पेबिलिटी और उसको इनोसेंस नहीं देखा जाता, आपको वकील होने के नाते केस लड़ना जाता है, केस लड़ने से मना करना आपके नैतिक हार है। ये प्रथम दृष्टया ये एडवोकेट एक्ट के सेक्शन जो भी है, आपको सेक्शन 30 में जो आपको अधिवक्ता होने की जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, वो सिविल एम्स ऑफ एडवोकेसी का आपने सीधा सीधा बॉयकॉट किया। भोपाल के एडवोकेट ने जो किया है वो कानून के नजरिए से नैतिक रूप से दोनों तरफ इसके गलत है। और बाकी इसमें जो लोग इनकी, मतलब गिरिवाला सिंह को पैरवी और बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई उनको भी आइडेंटिफाई करेगी और उनको कोई एक्यूज बनाने की पूरी कोशिश करेगी। इनके सवाल कर लीजिए। जी देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़, जो मीडिया कॉन्फ्रेंस क्यों किया गया, तो जब कोई एक्यूज्ड बेल पर बाहर होता है और उस बेल कंडीशन में कहीं से भी यही नहीं लिखा हो कि आप मीडिया ट्रायल नहीं करेंगे या मीडिया में बाइट नहीं देंगे, तो कोई भी एक्यूज्ड मीडिया ट्रायल कर सकता है, मीडिया में बाइट दे सकता है, क्योंकि उस पूरे बेल के कंडीशन में, एंटीसिपेटरी बेल के कंडीशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया कि आप मीडिया में कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरी बात कि कई सारे ऐसे मामले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसके पहले भी आए हैं और ये सुसाइड का पहला मामला नहीं है। ये सुसाइड हर आधे घंटे में 40 से ज़्यादा भारत के अंदर हो रहे हैं। अभी नीट के मामले में भी कम से कम 10 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। एंटीसिपेटरी बेल सुन लीजिए पहले, तो ये कहना कि सुसाइड हो गया या फिर ऐसा हो गया इसलिए इनको जेल भेज देना चाहिए या प्रथम दृष्टया मान लेना चाहिए, तब तो नीट के मामले में जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, उनको आप जेल भेज दीजिए। तो कहीं ना कहीं मेरा मामला है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
प्रथम दृष्टिया ही ये मान लिया कि जो भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया था वो गलत तरीके से लिया था। सीबीआई जांच ऑलरेडी हो चुकी है और जो इन्फ्लुएंस करने की भी बात हो रही है ये मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि अगर इन्फ्लुएंस होते तो उनके बेटे समर सिंह को भी इसमें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता। कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है, मैं विशाल जी की बात को थोड़ा वैलिड करते हुए थोड़ा डिसेंट जाऊंगा। इसी मैं कहूंगा कि जब लाइन कस्टोडियल इंट्रोगेशन की अगर अब बात कर रहे हैं तो गिरिबाला सिंह 3 बार पुलिस के सामने जाकर अपने बयान दर्ज करवा चुकी हैं विद साइन, और उनके बेटे भी 5 बार जा चुके हैं। एंटीसिपेटरी बेल इज अ राइट अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ द स्टैच्यू। तो मैं मानता हूं कि ये अपने राइट को अवेल कर रहे हैं। अब कोई एक्यूज भागेगा नहीं तो क्या पुलिस के पास लड़ा क्यों सर? जहां आतंकवादी के लिए लोग लड़ रहे केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पर बहुत बढ़िया जवाब आपने मांगा। इस पर भी मैं कहना चाहूंगा, जब कोई वकील केस लेता है तो सबसे पहले जो एक्यूज्ड आता है या विक्टिम आता है उनके पूरे डॉक्यूमेंट देखता है और उसको लगता है कि इस केस में ये धारा बनेगी, तब उस धारा में केस लेता है। आखिर ट्विसा शर्मा का कोई केस नहीं लड़ रहा है तो अभी शर्मा जी जो उनके वकील अपीयर हो रहे हैं वो कहाँ के वकील हैं? वो दूसरे नक्षत्र से तो आए नहीं है, उसी एमपी हाई कोर्ट के वकील हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील हैं। सॉलिसिटर जनरल जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो नहीं कोई दिल्ली का वकील नहीं लड़ रहा है, वही एमपी का ही वकील है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही वकील है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि हो सकता है कि प्रथम दृष्टिया ट्विसा शर्मा के पिता कह रहे हो वकीलों से कि इसमें डाउरी डेथ का केस बनाइए, लेकिन केस बनता हो इंस्टिगेशन टू सुसाइड का, तो फिर कैसे कोई वकील गलत लेके डॉक्यूमेंट जो है डाउरी डेथ का केस बना दे? और मैं एक बात और कह दे रहा हूं, अंत में ये इंस्टिगेशन टू सुसाइड हो सकता है, ये डाउरी डेथ का केस नहीं आएगा, ये आपके चैनल पे कह देना। नहीं बिल्कुल, मैं विशाल जी की बात को एक जजमेंट के थ्रू गुरबख्श सिंह सीबी ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब 1980 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हीनियस क्राइम में भी एंटीसिपेटरी बेल मिल सकता है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ सर की बातों से कि मिल सकता और मिला भी, लेकिन जिस कंडीशन में मिला और जिस सर्कमस्टांसेस में मिला, मैं उसके जुडिशली का मैं मानता हूँ कि इन्फ्लुएंस था। और गिरिबाला सिंह वहाँ पे स्टेट की सॉरी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष थी और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। और अपने पोस्टमार्टम हॉल में उनकी बहन का होना, पुलिस सीसीटीवी फुटेज मीडिया में और बेल कंडीशन में साफ साफ लिखा जाता है कि आप विटनेस से और मटेरियल से आप दूर रहेंगे। आप तो पूरा सीसीटीवी फुटेज चला रही हैं, आप अपना इनोसेंस आप खुद जज रह चुकी। समझिए, मीडिया ट्रायल में हम करें कोई भी केस मीडिया ट्रायल चले, मीडिया तो आपको न्याय देगा नहीं, आपको तो न्याय कोर्ट ऑफ लॉ से ही होगा। तो मैं पूछ रहा हूँ मीडिया में आप अपना बेकसूरी साबित क्यों कर रही हैं? आग वहीं धुआं वहीं उठता जहाँ आग लगी होती है। सीधी बिल्कुल जब जज रहा है, नहीं एक मिनट मैं मुझे बोलने दीजिए विशाल जी। मेरा सवाल यह है कि गिरिबाला सिंह प्रथम दृष्टिया इसमें कल्प्रिट हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। कारण क्या है? 3 दिन तक एफआईआर नहीं होने देना, उस महिला को किसी का वकील नहीं मिलना, बेटे को भगा के रखना, जब 30,000 रुपए का उस पर लगा कि इनामी रकम हुआ तो फिर सरेंडर करने का कहना और इनका बेल मिल जाना, इस सारे सर्कमस्टेंशियल शारदा बिरदीजन कहता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जो पूरी एस्टेब्लिश करने के लिए पूरा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन टेम्पर्ड है। इसलिए एमपी गवर्नमेंट का जो रिकमेंडेशन है सीबीआई को ट्रांसफर करने का, जब पीड़िता की पिता गए वहाँ पे मोहन लाल जो भी उनके सीएम है वहाँ के यादव जी, उनसे मिले उन्होंने ट्रांसफर कर दिया गया। उस ट्रांसफर को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया। मजे की इंटरेस्टिंग बात देखिए, समहाउ सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि जज साहिबा बहुत हद तक इन्वेस्टिगेशन को डिटेल की हैं, ट्रायल वो टेम्पर कर सकती हैं, इसलिए सीबीआई को दर दिया गया। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट इसके साथ साथ यह भी कहा कि किसी तरह के कोई पोटेंशियल एविडेंस ना आप प्रोड्यूस करेंगे, ना एक्यूज की तरफ से ना विक्टिम की तरफ से। जो यहाँ गिरिबाला सिंह जो रो रही हैं, गा रही हैं, अपने आप को नौटंकी बतिया रही हैं, वो नौटंकी अब नहीं चलेगा, उनको जेल जाना ही पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि ये फिट केस है कस्टोडियल इंट्रोगेशन का। कारण क्या, बाहर रहते हुए आपने बहुत सारे 3 एक डॉरी डेथ केस में जहाँ सेल्फ प्रिज्यूम वर्ड यूज है एविडेंस में साफ साफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, वहां पे आप एंटीसिपेटरी बेल, पहली बार सुन रहा हूं कि डॉरी डेथ में एंटीसिपेटरी बेल है। और इंस्टिगेशन के अगर विशाल जी के एक वर्ष के सिनेरियो मान लिया जाए, फिर भी आप जो अटेम्प्ट टू सुसाइड का जो कह रहे हैं, मतलब अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड, वो उसमें भी 10 साल की सजा, उसके लिए भी आप इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन करें, कस्टोडियल इंट्रोगेशन। आप बाहर रहते हैं, पूरा आपका आदमी पोस्टमार्टम रूम में है, तो कैसे पॉसिबल है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा आप पुलिस में? इसलिए सीबीआई को दी गई। और मैं मानता हूँ सीबीआई के बहुत काबिल ऑफिसर होते हैं, वो करेंगे और बहुत सारी चीज़ें नहीं निकल के आएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गिरिबाला सिंह अकेले नहीं, उसमें बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर, बहुत सारे वकील, बहुत सारी चीज़ें होंगे जो इसमें कहीं ना कहीं इनको बैकिंग करते होंगे। सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें, और पूरी तरीके से सीबीआई जब इन्वेस्टिगेट करेंगी और देखिएगा जब चार्जशीट पेश होगा, इसमें बहुत सारे कॉलम नंबर 11 या कॉलम नंबर 12 के चार्जशीट में होंगे जिन पर ट्रायल चलना है। मीडिया ट्रायल गिरिबाला सिंह करके अपने आप को बेकसूर और विक्टिम कार्ड जो खेल रही है वो चलने वाला नहीं है। इस साफ साफ उनको प्रथम दृष्टया कल्प्रिट की तरफ लेके जाता है। जी, इसमें 2-3 चीज़ मैं कहूँगा जो इनका काउंटर है। पहला, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट जो पहला आया है,
4 सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने उसे देखा है। शरीर पर कहीं चोट के निशान नहीं, एक जगह एल्बो में चोट के 3 निशान है जिसको कि मार्क किया गया है। जो निशान हो सकते हैं कि जब उनकी बॉडी को उतारा गया हो और 3-3 लोग लेके सीढ़ी से नीचे आ रहे हो तब लग सकता है। दूसरी बात जो ये कही जा रही है कि मीडिया ट्रायल के माध्यम से या ऐसे माध्यम से एक्यूज्ड को सामने नहीं आना चाहिए, तो कभी भी भारतीय न्याय शास्त्र में कोई एक्यूज सामने नहीं आता था। लेकिन जब से विक्टिम लोग ये कार्ड खेलने लगे हैं कि मीडिया के सामने आकर अपना रोना रो देते हैं और एक्यूज जो निर्दोष होता है वो भी जेल में हो जाता है, तो मैं मानता हूं कि एक्यूज को भी सामने आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा कुलदीप सिंह सेंगर का केस, क्योंकि उस केस में जो विक्टिम है ना तो उन्होंने अपना मेडिकल कराया है, ना तो उन्होंने अपना एज प्रूफ दिया है, ना तो उन्होंने कोई ऐसा एविडेंस दिया है, ना तो उनका सीडीआर मैच कर रहा है, फिर भी मीडिया में आके गाली देना, मीडिया में आके जजों को खराब बोलना और इस माध्यम के मामले से उनको कुलदीप सिंह सेंगर को जेल कर देना। आखिर आप किसी के ऊपर पॉक्सो का रेप का आरोप लगा रही हैं, मीडिया के सामने रो रही हैं, तो कुछ तो एविडेंस देंगी कि कब, कितने बजे, किस जगह, कैसे, क्यों पहुंची। जब 2 फैमिली का राइवलरी चल रहा है तो उसमें आप नौकरी लेने के नाम पे कैसे किसी के यहाँ पहुंच सकती हैं? जो सीडीआर लोकेशन बता रहा है वो 11 किलोमीटर दूर का है, तो आप उसमें कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक विधायक आपके साथ ऐसा काम कर दे? तो मेरा मानना है, मैं कुलदीप सिंह सेंगर को जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूं, ना तो विक्टिम को जस्टिफाइड कर रहा हूं। मेरा एक मामला मानना है कि अगर विक्टिम आकर रोकर मीडिया प्रेशर बनाना चाहती है तो एक्यूज को भी अपना पक्ष रखना चाहिए, ये उसका बेसिक राइट होना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से तो पूरे समाज के नजर में, देश के नजर में एक एक्यूज दिख रहा। आखिर आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सिर्फ एक्यूज को ही रोक दिया कि एक्यूज नहीं आएंगे मीडिया में, विक्टिम आ सकती है? दोनों नहीं आ सकते कानूनतः। अगर दोनों आकर मीडिया को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, केस को हाइप बनाना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए न्याय में गलत है और मैं इसे गलत ही मानूंगा। लेकिन सर अगर हम आम इंसान की बात करें, डॉरी डेथ की अगर केस लगता है तो पूरी फैमिली को अंदर कर दिया जाता है। एंटीसिपेटरी बेल की आप बात छोड़ दीजिए, कम से कम 10,000 जजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हैं, 10,000, 1-2 नहीं बोल रहा हूं, जिसमें सास, ससुर, ननद, नंदोई, इन लोगों को एंटीसिपेटरी बेल दिया गया है। आप ये बताइए, कोई किसी से प्रेम कर रहा है, प्रेम के चक्कर में अपने पति को मार दिया और फिर कहे कि नहीं इसने पति ने सुसाइड किया है और उसको सास ससुर को फंसा दे, तो उसमें जेल हो सकता है? कभी नहीं। 10,000 ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि ऐसे केसेस हैं जिसमें सास ससुर, नंदोई, ननद को, मेन एक्यूज को नहीं मिलता है, पति को कभी मैंने जमानत मिलते हुए नहीं देखा है। हो सकता है कुछ एक केस में हो, लेकिन ऐसे केसेस में सास ससुर, ननद, नंदोई, बहन, बुआ, इन लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिलती है, बहुत सारे केसेस। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि प्रथम दृष्टया जो ये कह रहे हैं सर, उस चीज़ से बहुत फिर वही बात, फिर कुछ चीज़ें कंट्राडिक्शंस होंगी। मैं मानता हूँ कि इस केस में सार्थक सिंह जो हस्बैंड थे वो भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए ट्राई कर रहे हैं। पहले जिला अदालत में नहीं मिला, फिर हाईकोर्ट नहीं बिल्कुल राइट है, हाईकोर्ट गए, फिर वहाँ विड्रॉ कर लिए, कहा कि नहीं जी हम सरेंडर करेंगे। उन्हें पता है कि नहीं मिलना है बेल। एक वकील होने के नाते एक समझिए, जैसे हमारे पास कोई फाइल आती है, विशाल जी के पास कोई फाइल आती है, हमें वकील को पता होता है उस फाइल में क्या होना है या क्या जजमेंट आ सकता है, क्योंकि वो रीजनिंग हमारी होती है अपनी, एक मेहनत और सारी चीजें पढ़ने के। तो वकील को भी उनके हस्बैंड को भी पता था कि इसमें बेल नहीं मिलना है। आप अगर बेल लगा दिया तो फिर ऑन मैरिज डिसाइड करवा लेते हैं, फिर सरेंडर कर रहे हैं, फिर अपनी मदर को बैकिंग करवा रहे हैं, सारा चीज करवा रहे हैं। नौटंकी है। दोनों बाप माँ बेटे ने मिलकर उस महिला को मारा है और इसमें प्रथम दृष्टया मेरा मानना नहीं हो गया, नहीं यही नहीं हो गया। देखिए, एक जनता अगर कहे ये बात तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि माँ बेटे ने मिलकर मारा है। सर वकील अगर कहे कि मारा है बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना रिपोर्ट के, बिना एविडेंस के, आप नहीं कोई सबूत है नहीं कि मारने के कोई सबूत नहीं है, ये सुसाइड का केस है। हाँ। और एक बात दोस्तों, अभी आपने कितनी बड़ी गंभीर बात कह दी, मारा है। मारने का मतलब मर्डर होता है, मर्डर होता है, और ये मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है। सुसाइड में मर्डर में आप अंतर नहीं बताएंगे? क्या बात कर दी आपने? और मैं बता दूं, मैं कह दूं पहले ऑटोप्सी में भी इंजरी का भी मामला आया था और सेकंड आने दीजिए सर, क्योंकि हाईकोर्ट सुनिए, हाईकोर्ट के जज कोई ऐसे नहीं होता है कि उन्होंने सेकंड ऑटोप्सी को अलाउ कर दिया। केस की गंभीरता को देखते हुए ही सेकंड ऑटोप्सी अलाउ हुई। दिल्ली की टीम गई क्यों? मैं एक मिनट मुझे एक बात बता दीजिए, आप एडवोकेट हैं, लर्नेड एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिशनर है, मुझे बताइए कि मर्डर में और अवेटमेंट ऑफ सुसाइड में कितना है? डेफिनेशन अलग है, पनिशमेंट अलग है, उसके इंग्रेडिएंट्स अलग हैं। आपने कैसे कह दी मर्डर है? अब मतलब आपने मीडिया की सुन के आपने कह दी क्या बात कर दी? गलत बात है, ऑब्जर्वेशन नहीं, ऐसे कैसे कह देंगे कुछ भी, ऐसे कैसे बोल देंगे? प्रथम दृष्टया है। एक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ सारी चीजें। ज्यादातर क्या होता है कि हमने ये भी देखा है, कई महिलाएं क्या करती है, थोड़ा सा नाराज होती है तो अब कहती है, धमकी देती है कई महिलाएं
है, मैं जानता हूँ उन्हें, वो छोटी छोटी बातों में धमकी दे देती है। मैं तो अभी सुसाइड करती हूँ। खुशी से तो नहीं खुदकुशी की होगी ना, है नहीं देखिए, कोई मरना चाहता है। अरे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है। देखिए देखिए अब इसका दो जवाब मैं दूंगा। कई लोगों को साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम की वजह से उनके साथ दो दो चीजें एक साथ चलती हैं, वो कोई डिसीजन ले सकती हैं। सबसे बड़ा बयान मैं अब देने जा रहा हूं कि जो इसमें एक्यूज्ड नंबर 1 है वो NLU भोपाल से पढ़े लिखे हैं, उनके पिताजी देश के लिए शहीद हुए हैं, उनका भाई एक अभी देश की सेवा में काम कर रहा है, माता जी ने अपनी पूरा जीवन समाज के लिए दे दिया है, और जो एक्यूज्ड नंबर 1 है उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है। तो इस दरमियान कोई एंटीसिपेटरी बेल लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगा सकता है। इवन एक मर्डर का जो एक्यूज्ड होगा, जिसने मर्डर किया होगा, गला भी रहता होगा, वो उसको भी एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट तक दाखिल करने का पूरा हक भारतीय कानून देता है, और मैं मानता हूं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आम इंसान को क्यों नहीं मिलता? आम इंसान को भी मिलता है। आप देखिए, हम वही बात फिर से कहेंगे जो बात की शुरुआत किए थे, आधे घंटे में 40 से ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं। आप मीडिया के लोग नीट स्टूडेंट की बात क्यों नहीं उठाएं? एक ट्विसा शर्मा की बात आप लोगों ने उठा दिया, जो नीट स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। नहीं, गलत बात है। हमने किसी मीडिया पर नहीं देखा कि जो नीट के बच्चे सुसाइड किए हैं उनके घर वाले से कोई जाके बात किया हो कि बच्चा कैसे किया है। दूसरी बात मैं बताता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था बच्चों के भविष्य पे। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी के ऊपर जो एक एलिगेशन लगे हैं उसको हटाने के लिए ये किया है कि कोई व्यक्ति अगर जुडिशरी में है, डिस्ट्रिक्ट जज में है, तो इसलिए इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए CBI इन्वेस्टिगेशन हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने की बात थी वो नीट पेपर लीक होने पर थी, वो नीट के बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं उनके ऊपर लेने की थी, जिससे कि सारे माता पिता जो देश में हैं जिनके बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं अपने बच्चे को कंसोल कर सके, बातचीत कर सके, उस पर कोई सुओ मोटो कॉग्निजेंस तो बात होगी ही। ऐसा है, हमारे लर्नेड विशाल जी, हमारे लर्नेड सच्चाई है, वो जो सच्चाई है वो कोई नहीं दिखाएगा। विशाल सिंह चंदेल साहब हमारे सार्थक सिंह के बचाव में, अग्रीवाला सिंह के बचाव में कई बातें सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, कई लीगल पॉइंट्स बोले जो बहुत वैलिड है, मैं खुद वैलिडेट करता हूँ। लेकिन अगर इस पूरे प्रकरण में किसी एक की जान गई, किसी को सबसे ज्यादा लॉस हुआ तो त्रिशा शर्मा की लाश, सुन लीजिए, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। लास्ट में मैं एक चीज कह के पूरी मैटर को अपने एंड से खत्म करूंगा कि आप जो आप बता रहे थे, और मैं फिर से उसी लाइन पे एक लाइन पे आऊँगा, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल ट्रांसफर होना CBI को। जैसे CBI का ट्रांसफर हो गया और इन्वेस्टिगेशन चालू होगा, उन्होंने कह दिया कि आप चार्ज टेक ओवर करिए, आप पाएंगे कि गिरिबाला सिंह अपने अथॉरिटी का यूज करके किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को टेम्पर किए हैं। ये प्रथम दृष्टया अभी आ जाएगा कुछ दिन के बाद, तो आप देखिएगा। अभी मैं विशाल जी की बातों से बहुत हद तक कई चीज़ों पर नहीं सहमत हूँ। भविष्य तय करेगा क्या चीज़ें होती है, हो सकता है इनकी बात सही हो सकता है मेरी बात सही हो, लेकिन जो लॉस उस बच्ची के साथ हुआ बहुत गलत हुआ। ऐसे दुर्दांत पति कई घर में है।